हेलो एवरीवन। अब प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 15 डेज़ बचे हैं, 15 डेज़ बचे हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया गया है। आज हम लोग सीखेंगे कि एलिमिनेशन ट्रिक जो होता है, एलिमिनेशन ट्रिक, इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, हाउ, कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ये तीनों सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे, देखेंगे इसी पेपर में कि कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। ये जो पेपर है ये 2025 प्रीलिम्स का पेपर है, सेट ए पेपर है। इसी में अच्छा कोई ज़बरदस्ती नहीं लगेगा, जहाँ लगना होगा एकदम इजी, ध्यान अच्छे तरीके से आपका माइंड जो भी पेपर में आप देते हो उस समय जैसा माइंड रहता है उसी हिसाब से जो लगाया जा सकता है एलिमिनेशन, जहाँ लगता है वहीं लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये आता है इकोनॉमी क्वेश्चन है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर पूछा क्वेश्चन है, ठीक, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब देखो यहाँ पूछा है कि इसमें से कौन कौन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में आते हैं। बॉन्ड है, स्टॉक्स है, हिज फंड है, वेंचर कैपिटल है। आप थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचो कि भाई बॉन्ड और स्टॉक ये क्या है। ये तो भाई शेयर मार्केट का सब चीज़ है, ये सब शेयर मार्केट का। अब शेयर मार्केट में हम लोग खरीद बिक्री होता है, बाई और सेलिंग होता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पूछा है कि हम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड और स्टॉक में भाई कहीं खरीद होता है, कहीं बिक्री होता है, बाई एंड सेलिंग होता है कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। तो ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी में तो नहीं आता है। तो इसलिए इस लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं कि बॉन्ड स्टॉक को कैंसिल कर सकते हैं। और जब बॉन्ड स्टॉक को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचेगा, हेज फंड और कैपिटल फंड। तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली टू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आइए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनकम कहाँ कहाँ होता है, ठीक। तो सबसे पहला आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, बढ़िया बात है, हो भी सकता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, हाँ भाई। पेंशन फंड मैनेजमेंट, पता नहीं। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, अब प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी और नोट्स। तो आप हर ऑप्शन को छोड़ो, आप यहाँ देखो, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, आरबीआई किसी प्राइवेट कंपनी को पैसा देता है लोन पे। आप ये देखे हो कहीं कि आरबीआई प्राइवेट कंपनी को, अडानी को, रिलायंस को पैसा दे रहा है, डायरेक्टली पैसा दे रहा है आपको, उन लोग को लोन पे नहीं ना। कैसे क्या होता है कि भाई आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है और वहाँ से फिर ये प्राइवेट कंपनी को जाता है। तो डायरेक्टली थोड़ी ना जाता, इनडायरेक्टली रूट में जाता है, इसलिए लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनी नहीं होता। आंसर जो ऑप्शन है उसको 4 को कैंसिल करो, 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सेकंड कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है ए और डी, ठीक है, ए और डी। तो डी क्या है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। हाँ भाई, तो प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स पे करते तो अब स्टैटिक में भी पढ़ते का ये होता है, इसलिए आंसर ये डी हो गया, 1, 2 एंड 5। देखो एक ऑप्शन से ही जो हमारा है एलिमिनेशन शुरू हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, ये भाई ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एप्टीट्यूड एलिमिनेशन नहीं लगने वाला। जो लगा रहा है वो भाई वो एक्चुअल एग्जाम में नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, फिर से आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन है कि आरबीआई ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल the listed company in India to submit business responsibility and sustainability report, BRSR। तो सबसे पहले ऑल क्या भैया, ये तो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम हो गया। अच्छा, लिस्टेड कंपनी कहाँ लिस्ट होती है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कंपनी कहाँ लिस्ट होती है, तो भाई स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है। उसका रेगुलेटर कौन है, सेबी है। 50 बार हम लोग न्यूज़ पे पढ़ते हैं कि सेबी स्टॉक मार्केट रेगुलेट करता है। तो जब सेबी स्टॉक मार्केट को देख रहा है तो इसमें आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई तो कमर्शियल बैंक है भाई, तो सेबी अलग रेगुलेटरी बॉडी है, आरबीआई का अलग फंक्शन है और
स्टेटस है तुम्हारा। तो ये तो कहीं से लॉजिक नहीं बैठ रहा है कि आरबीआई स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है गलत, ये गलत हो गया। दूसरा देखो इन इंडिया, अच्छा BRSR, BRSR फॉर्म क्या है, बिजनेस अनसस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब समझे, कहीं सस्टेनेबल वे के तरीके से बात हो रहा है, कोई प्रैक्टिस सस्टेनेबल प्रैक्टिस की बात कर रही है। तो इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। क्योंकि BRSR का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में फाइनेंशियल नेचर तो नहीं आएगा ना, है ना, फाइनेंशियल नेचर तो नहीं, ये नॉन फाइनेंशियल नेचर का ही होगा। तो इस लॉजिक से हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही होता है, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला तो गलत हो गया हमारा। समझे किस तरह से एप्टीट्यूड लग रहा है, इसी तरह से लगाना है एग्जाम में, इसी तरह से सोचना है आपको। अभी स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ है आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रेयरिंग इन रूरल एरिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। कि कोई भी टैक्स इस पे नहीं लगेगा। काम मान लो कि देखो यार, एग्रीकल्चर लैंड पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, दैट इज मान लो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, कोई वुल रेयरिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, तो उस पर तो टैक्स लगता है ना, उस पर तो वो तो टैक्स पे नहीं, वो तो टैक्स लगेगा। और यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड दे दिया एनी टैक्स, तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा इन इंडिया, अच्छा अब इसमें जब पहला ही गलत हो गया तो भाई इसमें सब सिंपल सी बात है कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर डी आ गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। छठा नंबर पे आइए, इंडिया हैज ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। पता नहीं भाई, हो भी सकता नहीं हो सकता। इंडिया इज अ रिसोर्सेज कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल दैट इज हैज आइडेंटिफाइड। अगर इंडिया 30 जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ऑल द 30 मिनरल, अगर उसमें रिसोर्स रिच रहता तो क्या हम लोग लिथियम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते, इंपोर्ट कर रहे होते, कोबाल्ट बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते। लिथियम ट्रायंगल आप सुने ही होंगे कि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। सोलर जो पैनल होता है उसमें जो क्रिटिकल मिनरल लगता है वो क्या बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते? नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ऑल द, यहाँ एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है ऑल, तो इसमें गलत हो गया, 2 गलत हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1 और 3। सिंपल इजी वे से लग रहा है, कहीं भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 स्टैटिक है, इसमें नहीं कुछ लगेगा। 8 में आइए, 8 क्वेश्चन 8 में है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग ग्रेट बूम। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है भाई, हाँ लार्ज प्रोपोर्शन करता है, सही हो सकता है, ठीक। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हो भी सकता है, अगर हांगकॉन्ग है इसके जगह कोई और कंट्री भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो ये अभी डाउट में कि ये होगा कि नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट आइए, देयर इज नो regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading or to act unregistered financial advisor in। देखो यार, ट्रेडिंग हो रहा है, बस स्टॉक मार्केट का काम हो रहा है। स्टॉक मार्केट को अभी हमने पीछे देखा कि रेगुलेट कौन करता है, सेबी। तो यहाँ पे बोलना कि नो रेगुलेटरी बॉडी तो वेग स्टेटमेंट है, ये गलत हो गया। थर्ड गलत होगा तो थर्ड गलत में मेरा बी जाएगा, सी जाएगा, डी का जाएगा, आंसर आ जाएगा ए 1 2 +2 नंबर, आराम से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 का ये 9 कहता है कि स्टेटमेंट 1 2 3 3 स्टेटमेंट है। जब भी 3 स्टेटमेंट आता है ना तो आप ऑटोमेटिकली मान लो कि स्टेटमेंट 1 राइट होगा। अब हमें चेक करना सिर्फ स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 पढ़िए, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी जो रीयूज रिसाइकिल का कंसेप्ट है, इससे ग्रीन हाउस इमिशन कम होगा। सेकंड आइए, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। जाहिर सी बात है, जब हम लोग रिसाइकिल करेंगे तो जो इनपुट का जो डिमांड होगा वो कम होगा, हमारा सही है।
सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज, हाँ भाई वेस्टेज भी कम होगा क्योंकि रिसाइकिल रीयूज हम लोग कर रहे हैं तो वेस्टेज भी कम, ये भी सही है। अब ये दोनों स्टेटमेंट 2 3 सही है और वो सही एक्सप्लेन कर रहा है 1 को, तभी तो ग्रीन हाउस गैस कम हो रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम करेक्ट 1। लॉजिक स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करने पेपर, अवेयरनेस, यही मूल मंत्र है यूपीएससी को पास करने का पेपर को, प्रीलिम्स के। उसके बाद से 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में देखो यार, इसमें कैपिटल रेसिप्ट है और इसके बारे में, तो ये तो मोस्टली स्टैटिक पोर्शन, लेकिन हमको ध्यान देना है इस मतलब जो स्टेटमेंट 3 है उस पर देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। कि मान लो कि हम तुमको लोन दिए, अब उसका इंटरेस्ट तुम हमको इंटरेस्ट दोगे तो हम मेरे ऊपर कर्ज रहेगा क्या? कर्ज नहीं, वो तो मेरे एसेट में जाएगा वो ना। मतलब हम किसी को मतलब इंडिया किसी को लोन दे रहा है और उसका जब इंटरेस्ट इंडिया को मिल रहा है तो वो लोन थोड़ी ना होगा, वो तो उसके कैपिटल होगा। तो भाई लायबिलिटी थोड़े एसेट में जाएगा वो तुम्हारा, तो ये गलत हो गया। थर्ड गलत हुआ तो हमारा आ गया 1 2, तो यहाँ भी लग गया। समझ रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लग रहा है, कहीं भी जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आइए, ये सब हिस्ट्री क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लगेगा, पीवाईक्यू से सारा क्वेश्चन इसमें से भिड़ा है। क्वेश्चन नंबर आप डायरेक्ट चलिए 24 पे, 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 अब पढ़िए, यहाँ पे 2022 और 23 का डेटा पूछ रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। हाँ भाई, स्पाइस में हम लोग तो आगे ही हैं ही, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हो सकता है। मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। मोर देन 30 वैरायटी ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। और तीसरा स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब देखो यार, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जनरल स्टेटमेंट है सारा। जनरल कैसे है कि हम लोग जानते हैं कि स्पाइसेस में इंडिया टॉप पे आता है, तो भाई इंडिया मतलब टर्मरिक के केस में हाँ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हो सकता है, एक्सपोर्टर भी हो सकता है, मान सकते हैं, सही हो सकता है। अच्छा, जब तक हम लोग यहाँ पे मोर देन 30 वैरायटी, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है कि 31 है कि 35 है कि 36 है, मोर देन है, ये ओपन कर दिया है। अगर जब मोर देन 30 वैरायटीज होगा तभी ना वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होगा और इम्पोर्टर होगा। सोचो 1 2 को आप सोचो रिलेट करके 1 2 को, कि जब मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक इंडिया में होगा तभी वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर होगा। तो जहाँ 1 होगा वहाँ 2 भी होगा, ठीक है। थर्ड पे है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में, हाँ क्योंकि इसमें कोई एक स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ है, इसमें 4 स्टेट का नाम दिया है, तो चारों स्टेट गलत थोड़ा ना हो सकता है। अगर एक रहता तो वो गलत हो सकता है, लेकिन चारों दिया कि हाँ भाई ये लोग मेजर प्रोड्यूसर हैं, तो ये भी सही होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है डी 1 2 एंड 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। 26 में है कि द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। ये देखो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, लेकिन इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। आप इधर देखो, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड। सब ट्रॉपिकल, अब आप ज्योग्राफी अगर पढ़े होगे, बेसिक भी पढ़े होगे, तो आपको मालूम होगा कि जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट उस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे लाई करता है, मोस्ट मतलब ऑल मोस्ट ऑफ द डेजर्ट तुम्हारा। तो जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे होगा तो वहाँ पे ड्राई विंड ज़्यादा है, मॉइस्ट एयर नहीं ना है, मॉइस्ट विंड नहीं है, तभी तो वहाँ पे सुखाड़ पड़ा हुआ है। ड्राई विंड है तभी ना, क्योंकि कोई मॉइस्चर नहीं है। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में तो मोर ड्राई विंड होगा ना, लेस ड्राई विंड तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो हमारा सी आंसर हो गया कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज नॉट करेक्ट। समझ में आ गया कैसे करना है, सवाल को कैसे सोचना है। आपको बेसिक से लिंक करना ही पड़ेगा, लेकिन सोचने का यही तरीका है सोचने का कि हम कैसे सोच के कर रहे हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आइए 28 पे। 28 कह रहा है कि
तीन स्टेटमेंट है, 1 2 3। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो सही है। तो क्या है कि इन द कंटेस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर रॉक chalk is known as very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। मतलब कम परमिएबल है, ठीक है, कम परमिएबल है। स्टेटमेंट 2 पढ़ना है, एक मिनट। स्टेटमेंट 2 आइए। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, ये सही है। स्टेटमेंट 2 है कि chalk is porous and hence and absorb water। पोरस है और एब्जॉर्ब वाटर कर रहा है। थर्ड, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, कि क्ले पोरस तो है ही नहीं। अब इसका हिंदी वर्जन चाहिए। चलो आपको नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी वर्जन पे चलते हैं। हिंदी वर्जन है क्वेश्चन नंबर 28 का। देखो, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही, मतलब आप समझिए कि बिल्कुल ही एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि नहीं है, एक्सट्रीम है कि नहीं है, कि हल्का सा भी ये पोरस नहीं है, एकदम एक जरा सा 0.1% भी पोरस नहीं होता है क्ले। ऐसा हो सकता है क्या? अब देखिए 0.0001% भी पोरस हो रहा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। तो जब ये स्टेटमेंट गलत होता है, स्टेटमेंट 3 जब गलत होता है हमारा, तो आंसर क्या होगा? ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, दैट एक्सप्लेन आंसर सी। समझ रहे हो किस तरह से हम लोग आंसर तक पहुंच रहे हैं? वही बड़ी बात है। अब आप क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। देखिए इस क्वेश्चन में विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर, और एटमॉस्फेरिक गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आप बताओ कि जब एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो क्या हर जगह, पृथ्वी के हर जगह पे टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा? एवरीवेयर बोला भाई, कोई तो जगह होगा जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से अब नहीं होगा। भाई इक्वेटर हो सकता है जहाँ पे टेम्परेचर 0 से मतलब 0.1 भी रहा तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं तो गलत हो गया ना। ये अगर 0.1 भी टेम्परेचर अब फ्रीजिंग पॉइंट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है, अब 0.1 टेम्परेचर भी रहा तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना। अब एग्जामिनर हर ये सिचुएशन को एनालाइज थोड़ी ना किया है रियल एग्जांपल में कि हाँ भाई कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो जनरलिस्ट आपको सोचना पड़ेगा कि ये तो बहुत एक्सट्रीम जा रहा है, कहीं भी हुआ तो आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब ये ऑप्शन गलत हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3 ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। यही है एलिमिनेशन का ब्यूटी, कि आपको एक स्टेटमेंट में पकड़ना है एलिमिनेशन, बाकी आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 30 पे आइए। 30 राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब आप मिशन को पढ़िए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, अब पढ़िए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एंड मेजोरिटी ऑफ द लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर लैंडलेस लिबरल। कि इंडिजिनियस एनिमल्स की बात हो रही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, किसी का अपलिफ्टमेंट का बात हो रहा है, किसका पुअर का अपलिफ्टमेंट का बात हो रहा है। और गोकुल मिशन तो भाई गाय से ही रिलेटेड है ना, गाय से भैंस से, इससे रिलेटेड है हमारा। मार्जिनल फार्मर को लैंडलेस को अपलिफ्ट करना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, राइट हो गई है। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफलो रियरिंग कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक। बिल्कुल सही, अगर गोकुल नाम ही दिया गया है तो इंडिजिनस कैटल को और बफलो रियरिंग को बढ़ावा देगा। आंसर सी आएगा, सॉरी आंसर सी आ जाएगा, बोथ 1 और 2। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ आंसर राइट है, क्योंकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है भाई, कोई सरकार अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है तो अच्छा ऑप्शन भी रहेगा। अगर अच्छा ऑप्शन है तो पॉजिटिव, सब दोनों तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आंसर सही है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 पे कि भाई स्टेटमेंट 3 है, 1 2 3, तो 1 हमारा राइट है, ऑटोमेटिकली राइट है। अब यहाँ पे आप देखो इसका ऑप्शन, इसका स्टेटमेंट 2 पढ़ो आप कि COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन, इफ साइन इट बिकम मैंडेटरी टू ट्राई टू डीकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर। अब देखो यार, जब भी बाइंडिंग होता है ना, कोई डिक्लेरेशन बाइंडिंग अगर होगा तो उसको पार्लियामेंट से हमें पास कराना पड़ता है। अब आपको भी सुने COP28 को हम मतलब कोई डिक्लेरेशन, COP28 का एक प्रोविज़न बाइंडिंग है और उसको हम
पार्लियामेंट से पास करवा रहे हैं। और वो भी देखो, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी इन्वायरमेंट का लेजिस्लेशन रेयरली कोई बाइंडिंग होता है। पेरिस जैसे पेरिस क्लाइमेट, ये बाइंडिंग था, हिस्टोरिक मोमेंट था। लेकिन COP28 तो हर बार होता है ये बाइंडिंग। अब इसी हिसाब से देखना, आपको दिमाग में रखना कि भाई इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन बाइंडिंग बहुत रेयर होता है। और रेयर हो, अगर बाइंडिंग होगा तो बाइंडिंग होने के बाद समझिए कि आपको पार्लियामेंट से वो पास कराना पड़ेगा, समझे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा होता है कि इफ़ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज्ड इज रेजोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज। अगर हम डीकार्बोनाइज्ड कर देंगे, भाई डीकार्बोनाइज का मतलब क्या, तो भाई सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा बात है, डीकार्बोनाइज करेंगे तो इसका रेजिलियंस कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? क्योंकि इसका रेजिलियंस तो इम्प्रूव होना चाहिए ना, रेजिलियंस इसका इम्प्रूव होना चाहिए। कैसे? क्योंकि अगर हम इसका मतलब अगर डीकार्बोनाइज करेंगे तो पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज जो बर्डन है हमारे पास वो कम होगा, क्लीनर टेक्नोलॉजी का प्रमोशन होगा। तो ये गलत हो गया, हमारा आंसर गलत होगा। नीदर 2 एंड नीदर 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, उसे दिखाइए। 33 पे आते हैं। 33 पे साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट शिफ्ट स्टेटमेंट है कि भाई शिफ्ट टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, इसका कारण क्या है? स्टेटमेंट 2 पढ़िए। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डेड द अर्थ एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट एनर्जी। हाँ भाई, सोलर फ्लेयर से निकलते रहता है, बॉम्बार्डमेंट होते रहता है, हाई एनर्जी से इम्पैक्ट होता है, ये हो सकता है। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड। हाँ भाई, हम लोग जिन पढ़ते हैं कि जब पोलर आइस मेल्ट करेगा तो भाई पानी नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ इतना फोर्स से पानी आएगा भाई टिल्ट कर सकता है। 0.001 डिग्री भी टिल्ट करेगा तो करेगा टिल्ट, तो ये भी सही हो सकता है। लेकिन बात यहाँ फंसता है ऑप्शन पे कि हमें मालूम चलेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है, कि अब सी डी तो कैंसिल हो गया। अब देखो, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। चाहे तो ये सही होगा, चाहे तो यार बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट, चाहे तो ये होगा। अब बात होता है ए बी में, यहाँ 50-50 चांस, आप चांस ले सकते हो, क्योंकि अब दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 35 हमारा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अब देखो यार, ये तब लगाना इसमें, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तब करना जब आप अपने जो टारगेट अटेम्प्ट किए हो आपको लग रहा है कि अब मैंने कम अटेम्प्ट किया, तभी इस क्वेश्चन पे जाना। अच्छा, लॉजिक में समझा दे रहा हूँ कैसे। कोई भी नेचर सोल्यूशन है वो एशिया के लिए आ रहा है और पैसिफिक के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो भाई ज़्यादातर चांस है, 50% से एबव चांस है कि भाई एशिया में लग रहा है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का तो पार्टिसिपेशन होगा ही होगा इसमें। तो हम इसी लॉजिक से आप ए को मारते हैं। तो दूसरा पढ़ो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम थोड़ी ना हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं काम हो रहा, हमारा काम हो रहा है नेचर के सोल्यूशन को ढूंढने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही नहीं है, तो बी तो कैंसिल हो गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका भी कोई खासा रोल नहीं है। इंटरनेशनल बैंक और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, भाई रिकंस्ट्रक्शन थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, नेचर का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। तो आंसर लॉजिक मोस्ट सुटेबल लग रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आंसर भी इसका यही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर एक क्या है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। देखो यार, जब भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रहता है ना, तो यहाँ पे हमें एनालिसिस करने की और फर्दर उसमें इन्वेंशन होने के चांस 100% रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ना हमें हमेशा ओपन माइंड से देखना पड़ता है। देखो जैसे कैसे, इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। हाँ भाई, ये हो सकता है। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर द, मतलब हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग हो सकता है। इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल, हो सकता है। देखो, सारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेटमेंट है और डायरेक्ट एयर कैप्चर का एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हमारा आंसर 1 2 3 तीनों आएगा, क्योंकि कैन भी हो सकता है। हाँ, ये हुआ नहीं है, ये फिक्स नहीं बोल रहे कि एकदम ये हुआ ही है। इट कैन भी, ये हो सकता है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है।
आंसर सही होता है ये। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप आया 38 पे। 38, यस, ये क्वेश्चन को देखो। इसमें देखो यार बहुत सारा आपको लगेगा कि नहीं बहुत टफ है, कैसे करेंगे, लेकिन दिमाग लगाओ यार, क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा। 38 में क्या कहता है कि CO2 इमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन ऑफ CO2। इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक्स सेकंड इन एशिया पैसिफिक, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 इमिशन इन इंडिया। जब आप ध्यान से पढ़ोगे कि CO2 का इमिशन मतलब इतना कम, 0.5 टन से भी कम है, तो भाई इंडिया इतना मेहनत क्यों कर रहा है, क्यों दो दिया कि भाई 2070 का टारगेट हम दे रहे हैं कि नेट हम लोग ऐसे में नेट जीरो इमिशन हो जाएगा हमारा, इतना कम होगा 0.5 टन, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज जो है वो अभी भी कोल पे चल रहा है। ये क्वेश्चन जो ऑप्शन थर्ड पढ़ो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 इमिशन इंडिया। हाँ, क्योंकि इसको बनाया कैसे जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट से बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात पोल्यूशन होगा, कोल का इस्तेमाल होगा। तो ये तो स्टेटमेंट वन जो इनकरेक्ट है, इतना कम नहीं है भाई, 0.5 टन से कम थोड़ी ना है। वन हमारा गलत हुआ तो वन गलत, तो ये चला गया, ये चला गया, बचा 2, 3 एंड 2। अब 3 तो हमारा सही है कि हाँ भाई 3 हमारा सही है। और देखोगे कि इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन, हाँ भाई क्योंकि फर्स्ट में चाइना आता है। आंसर हमारा सी हो गया 2, 3। ठीक है, 39 पे कोई एलिमिनेशन नहीं लगेगा। 40 पे हम लोग आते हैं। 40 देखो, 40 में बहुत कुछ आप इसको सीखने में मिलेगा। 40 को इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है कि रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय द ओशन। मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अबाउट 50% of world oxygen. Well oxygenated surface water contains several folds of higher oxygen than in the atmospheric air. ठीक है, अब आप देखो खेल। हम जानते हैं कि ओशन पूरे पृथ्वी 3/4 है। ठीक है, ओशन 3/4 है, और रेन फॉरेस्ट है, वो तो मतलब ओशन का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। अच्छा, ओशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारा क्या रहता है, फाइटोप्लैंक्टन रहता है, साइनोबैक्टीरिया रहता है, एल्गी रहता है। आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो कि मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे बता रहा है सेकंड में कि भाई फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का। तो 1 ये को रिलेट हो रहा है, बता रहा है कि अगर 1 सही है तो 2 गलत होगा, और अगर 2 सही है तो इसका मतलब 1 गलत है। क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि भाई मरीन फाइटोप्लैंक्टन कहाँ रहता है, ओशन रहता है, तो ओशन में रहने वाले जो जीव जंतु 50% ऑक्सीजन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पहला बता रहा है कि रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है ज़्यादा ऑक्सीजन ओशन से, डिस्पाइट ओशन का जो क्वांटिटी वो ज़्यादा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना भाई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और 1 ऐसे भी गलत होगा कि भाई ओशन का जो क्वांटिटी वो ज़्यादा है, क्योंकि जब ओशन का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो इसमें जाहिर सी बात है जो उसमें बैक्टीरिया, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए तो 1 तो गलत हो गया ना हमारा, 1 गलत हो गया। अब 1 गलत हो तो हमारा ये गया, ये गया। ठीक है, अब बता नन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, और 2 तो हमारा सही है, तो 2 हमारा सही हो गया। 2, 3 तो कहीं है नहीं, तो हमारा हो गया। इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह लोगों के कट ऑफ से 100, 105, 109, 110 ऐसे नंबर आते हैं। यही सब तरीका इस्तेमाल होता है और कुछ नहीं है, यही सब है। ठीक, क्वेश्चन 41 देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन में 41 में जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑल द एबव मार देना। अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है ना तो 8 क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव ही सही रहेगा, 2 क्वेश्चन में इधर जाएगा। अब दिखाएंगे कि इसमें कहाँ जाएगा। सबसे पहला इसमें बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द एवर कंसिडर अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। भाई ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है या हाइड्रोजन फ्यूल है, सब तो क्लीनर टेक्नोलॉजी है और सब अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल में हो सकता है, तो ऑल द 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 42 ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। जितने भी तरह के
यूएवी हैं वो सब वर्टिकल लैंडिंग करता है। भाई अगर एक भी वर्टिकल लैंडिंग नहीं किया तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना, एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम। ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन यूज बैटरी सप्लाई, ओनली सप्लाई एज ए, क्यों भाई बैटरी को कोई ऑयल इस्तेमाल कर सकता है, तो ये ऑल सब सारा एक्सट्रीम है, सारा एक्सट्रीम है, तो भाई नन। सोचो तो दिमाग सोचो कि अगर एक भी वर्टिकल लैंडिंग नहीं करे तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑटोमेटेड होवरिंग अगर एक भी नहीं करे तो ये भी गलत हो गया, सेकंड वाला भी। और बैटरी जब ओनली सोर्स ऑफ सप्लाई है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। उसके बाद से देखो क्वेश्चन 44, प्लास्टिक किस में है, सिगरेट बट में है, आई ग्लास लेंस में है या कार्टा में। देखो यार प्लास्टिक अगर 0.001 माइक्रोन भी प्रेजेंट रहेगा ये तीनों में, तो तीनों ही आंसर इसका होगा, ऑल थ्री, ठीक है। ये क्वेश्चन 44 था। 44 के बाद हम लोग सीधे चलते हैं 49 पे। 49, हाँ 49 पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसमिशन। नो मतलब एवं ये एकदम स्पेसिफाई कर रहा है कोई बैक्टीरिया कोई वायरस ओशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब दुनिया में करोड़ों वायरस है, उसमें से एक वायरस भी सर्वाइव कर जाएगा तो ये तो गलत हो गया ना। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज आपने सुना होगा साइंस में, वायरस ही तो अटैक करता है बैक्टीरिया को, तो ये भी गलत हो गया। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर, भाई ये भी गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो करेक्ट पूछा है, नन हो गया आंसर, ठीक है। देख रहे हो किस तरह से बन रहा है। आइए 50 नंबर में क्वेश्चन ऑप्शन पर 3 स्टेटमेंट है, तो पहला हमारा राइट है कि एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम इफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमिडिएट कंटामिनेंट्स फ्रॉम द वेरियस। बोला कि एक्टिवेटेड कार्बन अच्छा पोल्यूशन को हटाने के लिए। इसी थीसिस को लेके हम लोग स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग। हाँ भाई जब स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रहेगा तभी ना एब्जॉर्ब करेगा हैवी मेटल को, तो ये सही है। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज फ्रॉम द एनवायरमेंट वेस्ट एंड हाई कार्बन कंटेंट विथ हाई कार्बन कंटेंट। इसको हम लोग आराम से बना पाएंगे, सिंथेसाइज कर पाएंगे, तभी ना इसको हम लोग लार्ज स्केल पे इसको यूज़ कर पाएंगे, तो ये भी सही है हमारा। और इसमें हमारा हो जाएगा कि हाँ भाई बोथ स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है वन को, सही है हमारा, एक करेक्ट हो जाएगा आंसर। उसके बाद 50 के बाद हम लोग चलते हैं 56 पे। 56 देखो पॉलिटी पे। देखो पॉलिटी में कैसे लगता है एलिमिनेशन। हमें पूछा गया है 5th शेड्यूल एरिया पे। एक्चुअल तो ये स्टैटिक है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बाई चांस भूल जा रहा है या नहीं पढ़ा हो तो वहाँ क्या करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स पावर, एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी एज्यूम द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल बॉडी ही एज्यूम कर रहा है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, और स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो भाई लूज कर रहा है एग्जीक्यूटिव पावर को। भाई हम 5th शेड्यूल में डाल रहे हैं, हम इमरजेंसी घोषित नहीं कर रहे हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट पूरा पावर लूज कर देगा। ये एक्सट्रीम और एब्सर्ड स्टेटमेंट है, इसलिए गलत हो गया। यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक यू ओवर द टोटल, यूनियन गवर्नमेंट ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ही का कंट्रोल ले लेगा, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा दिए हम लोग, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन गवर्नमेंट ले लेगा, तो ये भी गलत हो गया। आंसर डी, नीदर वन नीदर टू, क्योंकि हम 5th शेड्यूल में ना डाल रहे हैं यार, शेड्यूल में डाल रहे हैं, ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया में डाल रहे हैं हम लोग। तो किस तरह से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं, यही मेथड है और कुछ नहीं। 56 के बाद डायरेक्ट हम लोग चलते हैं 66 पे, क्योंकि देखो हर जगह नहीं लगेगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन आप यहाँ पे इस 65 पे आप नहीं लगा सकते भाई, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये 35 वेल मतलब ये सबसे, इसमें एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए, इसमें नहीं लगेगा एलिमिनेशन। और एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम हॉल में बता रहे हैं, जहाँ लगेगा वहाँ मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ। 66 देखो यार, 66 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और मतलब प्रिडिक्टेड था कि भाई क्वेश्चन ये आएगा, फाइनेंस कमीशन के ऊपर है, 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर। अगर आपने बस इसका ऊपर ही पढ़ लिया रहेगा ना, कितना डेवोल्यूशन हुआ है, आप इसका आंसर ले जाओगे। तो इतना डेटा रटने की जरूरत नहीं, 4800 करोड़ है ना,
45,000 करोड़, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको बस एक दिमाग में होना चाहिए कि 45% नेट प्रोसीड नहीं रहता है, 41% है, और वही अभी 16 फाइनेंस कमीशन का भी यही है, फिक्स तो आपको 14%। लेकिन आपको 16 फाइनेंस कमीशन पढ़ना है। 16 फाइनेंस कमीशन इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब प्रोविजन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो हमने 2 को गलत किया, सब ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी, 1, 3 और 4 सही है हमारा, समझे। कुछ बेसिक आपको तो आना ही चाहिए तभी बनेगा। अब भाई IBRD के पूछा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के ऊपर, इट प्रोवाइड लोन्स एंड गारंटी टू द मिडिल इनकम कंट्री। हाँ भाई सही होता है, तभी तो है, मिडिल इनकम कंट्रीज को ही प्रोवाइड करेगा लोन। इट वर्क सिंगली हैंडल्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस द, भाई अकेले ही काम कर रहा है और कोई बैंक काम ही नहीं कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक कोई काम नहीं कर रहा है, अकेले ही काम कर रहा है डेवलपिंग पॉवर्टी हटाने के लिए। ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तुरंत कैंसिल करो। जैसे कैंसिल होगा आंसर हमारा आ जाएगा सी, 1 और 3। समझ में आया बात को, किस तरह से बन रहा है, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम लोग 81 पे। देखो यहाँ पे 68 पे क्यों नहीं लगेगा कि RTGS और नेफ्ट है, भाई ये सब स्टैटिक है। अब ये सब हमें आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक में आपको ये सब UPI कहाँ कौन कौन से देश में यूज़ हुआ है, भाई ये सबको पता होना चाहिए। ओनली 2, ओनली 4, ओनली 3, ओनली वाला स्टेटमेंट है जिसमें आपको हर ऑप्शन आना चाहिए, तभी ये बनेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं 81 पे। 81 फिर से 2 स्टेटमेंट हैं। सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन। हाँ भाई कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट फ्लैट टेलीविजन में इस्तेमाल आराम से हो सकता है, सही है। सम रेयर अर्थ मेटल हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। हाँ भाई कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है, ये भी सही है। देखो जब भी सम, फ्यू है ना, ये सब जो स्टेटमेंट है ना, कैन, ये सब पॉसिबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबल है ना, पॉसिबिलिटी, ये सब हमेशा राइट होता है। और जो मतलब हो जाए कि फिक्स्ड कर दे कि भाई नहीं एकदम ये मस्ट, शैल, ऑलवेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ये सब भाई ये सब रॉन्ग होता है, जनरली रॉन्ग होता है, ऑल, ठीक से रॉन्ग होता है। ये सब जो जहाँ पे आप पॉसिबल हो जाए, प्रोबेबिलिटी दिखे कि हाँ ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हो सकता है, वो सही होता है आंसर, हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पे ये हमें पूछा कि इंडियन रेलवे है प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेलवे प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। अब ये स्टैटिक है, मतलब ये पूरा फैक्ट है, पता है कि नहीं, ठीक है, नहीं पता, नहीं ठीक है। कवच, हाँ कवच के बारे में जानते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप इन कोलैबोरेशन जर्मनी। अब जर्मनी के साथ है कि नहीं है पता नहीं हमें, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग फिटेड ऑन द ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। ये स्टेटमेंट आप देखो कि कवच सिस्टम है, ये हमें प्रोटेक्शन दिलाता है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन देता है। जब ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कर रहा है तो कुछ तो वहाँ टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो सेंसर दे रहा है, सेंसर से आप हमें सिग्नल दे रहा है। तो भाई RFID टेक्नोलॉजी पे ही काम करेगा जो हमारे टोल पे लगा रहता है और ट्रैक पे ही लगेगा, स्टेशन सेक्शन पे लगेगा। तो ये हमारा सही है। हम नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट क्या 1 और 2 हो गया। जब हमारा ये सही है तो थर्ड वाला हटाओ ऑप्शन, हमारा आंसर क्या आ गया 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन देखें कैसे निकला है, ठीक। 83 पे आओ, यहाँ पे हमारा दिया गया है स्पेस मिशन। यहाँ बोला गया है कि कौन सा इनकरेज करता है और सपोर्ट करता है माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को। भाई इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं बताया कि आपको यही कर रहा है, ये मिशन यही कर रहा है, नहीं, सपोर्ट, इनकरेज, सपोर्ट। भाई देखो स्टेटमेंट देखो आप, तो तीनों में से तीनों तो हो सकता है कि हाँ भाई तीनों ग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि करो, तो ऑल 3 हो गया। 89 पे चलते हैं। 89 देखो, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर for making rules of grant in concession in respect of extraction of minor mineral even though such mineral are located in their territory। भाई कुछ भी पावर नहीं, तुम्हारे स्टेट में खजाना निकल गया और तेरे पास कोई पावर ही नहीं है, तुम उसको कुछ भी डिक्लेयर करने के लिए कुछ भी पावर नहीं है, जीरो पावर, नील बटा सन्नाटा है,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, एक्सट्रीम दे दिया स्टेटमेंट, ये गलत हो गया भाई। और स्टेटमेंट 2 सही है, इसमें देखना ही नहीं, जब पहला गलत हो गया तो हमारा डी आंसर हो गया इसमें। अब क्या इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 94 पे। 94 जीपीएस गगन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सब स्टेटमेंट को पढ़ना है अच्छे से। आप थर्ड स्टेटमेंट पे आइए कि इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन नॉट इन अदर मोड। भाई क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा? गगन अपना इंडिजीनियस है, हम लोग जीपीएस के भरोसे नहीं, हम लोग अपना बनाए हैं, तो भाई ये सिर्फ एविएशन में ही देगा, मदद करेगा, अपना अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? तभी तो आगे बढ़ेगा। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो इसी तरह आप देखिए टोटल कितने क्वेश्चन में हमारा एलिमिनेशन लग रहा है। आप अगर काउंट करोगे ना तो टोटल जो हम है यहाँ पे, एक मिनट, टोटल 33 क्वेश्चन में आपका एलिमिनेशन लग रहा है। एलिमिनेशन बोलो या लॉजिकल रीजनिंग बोलो, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 66 मार्क्स। भाई तो आप सिर्फ ऐसे ही गेन कर ले रहे हो, 66 मार्क्स गेन कर रहे हो। अब क्या चाहिए? अब सिर्फ 30 से 35 नंबर और आपको पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना, आपका कट ऑफ क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने जितना भी यहाँ डिस्कस किया है जिस एलिमिनेशन मेथड, वो आप एग्ज़ाम में आराम से बैठ के लगा सकते हो, बशर्ते आपका दिमाग सही जगह होना चाहिए, आप सही अच्छे से सोच रहे हो, हर ऑप्शन को, हर स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसको बेसिक से रिलेट करो, जो आप बेसिक पढ़ो उससे रिलेट कर रहे हो, आपका आंसर आ जाएगा। यही पैटर्न 25 का पैटर्न 26 में रिपीट होगा। आपको सिर्फ और क्या करना है, आपको बस हल्का बेसिक रिवाइज करना है, करंट अफेयर रिविजन करना है, आपका सॉर्टेड है भाई। 66 नंबर 85 से 90 के बीच में कटा हो जाता है, 30-35 नंबर और मेहनत करना है, आप कट ऑफ से ऊपर 10 नंबर रहोगे, और ये आराम से लगाया जा सकता है। अब आगे आपको करना क्या है, ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अपने डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। अब आपको हर क्वेश्चन को इसी तरह से प्रैक्टिस करना और अपना बेसिक पढ़ना है, क्योंकि एक बार में नहीं ये समझ में आएगा। आपको 2-3 बार आप वीडियो को देखिए, कहाँ किस तरह से मैंने लगाया है, और फिर उसको 2024 के पेपर में, 23 के पेपर में, 22 के पेपर में लगाइए। 1-2 बार 3 बार लगा लीजिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप सॉर्टेड हैं, है ना। आपका आराम से पेपर निकल रहा है और आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, आप मेंस में बैठ रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, मेंस में आप जा रहे हो। इसी तरह आपको देखना, तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे, और दिमाग ठंडा होकर जाना, ठीक है, तभी सब लगेगा। क्योंकि ये सब ऐसे नहीं लग जाता है, आपको सोचना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना है तभी तो लगेगा आपको, ठीक है। अभी इस सीरीज में और भी वीडियो आएगा, सीसैट का वीडियो आएगा, कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो आएगा, कि भाई कैसे हम 100% एक्यूरेसी अब ला सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। अभी मैंने एक वीडियो डाला था कोडिंग डिकोडिंग का, आप उसको देख लोगे, 20 से 22 मिनट का वीडियो है। कोडिंग डिकोडिंग हम जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10 नंबर का जो टोटल रहता है, उससे अपना आराम से आप 10 नंबर ले आ सकते हो। और इसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से हम लोग 26-27 क्वेश्चन आता है उसमें से हम 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकें, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।